नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। सनातन धर्म को लेकर विवादित बयानों पर योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सब का 2024 में मोक्ष होने वाला है। योग गुरु ने कहा कि सनातन धर्म का मर्म काशी में है। उन्होंने एक बयान देते हुए एक दिन पहले रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम सनराइज से किए जाने पर दिए है। बाबा रामदेव शुक्रवार को वाराणसी आए थे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। देखो, जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। देखो, जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। देखो, जो सनातन को गाली दे रहे हैं उन सबका 2024 में मोक्ष होने वाला है। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि दुनिया में कांग्रेस नेता कमलनाथ से ज्यादा थका हुआ चेहरा किसका है। अगर शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी को एक मंच पर खड़ा किया जाए तो कमलनाथ जी बहुत ही थके हुए दिखते हैं। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है और मैं चाहता हूं कि चुनाव के बाद इसमें बढ़ोतरी हो। भारत गठबंधन से खुले तौर पर हिंदुओं का विरोध किया है। मुझे उम्मीद है कि लोग इसका संज्ञान लेंगे और तदनुसार वोट करेंगे। तो कांग्रेस के जो अभी कमलनाथ जी में तो उनको बचपन से उनसे थका हुआ चेहरा दुनिया में और कौन सा है। आप अगर शिवराज जी और कमलनाथ जी को एक मंच में खड़ा कर दे, मैं तो बचपन से कमलनाथ जी को जानता हूं, वो तो पूरा थका हुआ है। अभी अभी एक कांग्रेस का महानुभव गया था असम में, मुझको मिला था, मैं नाम आपको पर्सनली बता देता हूं। वो मुझको पूछ रहा था कि इतना थका हुआ चेहरा को क्यों पार्टी बार बार ला रहा है। तो इसीलिए मैं व्यक्ति में नहीं जाता हूं, लेकिन विकास का गंगा बहा है मध्य प्रदेश। मैं तो यही चाहता हूं कि चुनाव का बाद मध्य प्रदेश का और विकास हो। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अभी देश में 2-3 महीना से जो एक माहौल बना है, उस माहौल में कोई गलती से भी कांग्रेस आ गया तो आज तमिलनाडु से जो माहौल पैदा हुआ है पूरा देश को वो माहौल ने पूरा फंसा लेगा। तो इसीलिए मेरा तो विनती होगा, वोट तो पब्लिक देते हैं, लेकिन मैं पब्लिक को, जनता को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, हर चुनाव का एक एक नैरेटिव होता है। ये चुनाव का जब से ये गठबंधन बना है तब तक ये गठबंधन ने हिंदू का खिलाफ एक मरसा खोल लिया। तो अभी तो चुनाव बड़ा हो गया। पहले तो ये चुनाव मध्य प्रदेश का था, छत्तीसगढ़ था, राजस्थान का था। अभी तो ये चुनाव हमारा 5000 साल का सिविलाइजेशन का बैटल हो गया। ये बड़ा मुद्दा बन गया। मेरा मानना है कि लोग इसका एक दे विल टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ इट और लोग अपना ढंग से वोट करेगा। वहीं उधर आप पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह ने गुजरात की भूपेंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले दिनों यहां 2-3 बड़े मामलों में हुए, जिसमें बिजली के मामलों में कई घोटाले सामने आए हैं। हम इस मुद्दे को उठाएंगे, किस तरह से गुजरात के लोगों को महंगी बिजली दी जा रही है। पेपर लीक मामले को भी हम उठाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी बड़ा विषय है। पिछले दिनों यहाँ पे 2-3 बड़े मामले हुए, जिसमें विशेष तौर से बिजली का जो समझौता सरकार ने किया था उसमें तमाम घपले और घोटाले सामने आए हैं, जिसको लेकर हमारी पार्टी ने अभियान भी चलाया है और आगे भी इसको हम लोग उठाएंगे कि किस तरह से गुजरात के लोगों को महंगी बिजली दी जा रही है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम आम आदमी पार्टी करती है जिन राज्यों में हमारी सरकार है, खास तौर से दिल्ली और पंजाब। गुजरात में हमारे 5 विधायक जीते हैं। 14% वोट जहां पर गुजरात की महान जनता ने हमें दिया है, उस जनादेश का हम स्वागत करते हुए उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और इसलिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अपने सम्मेलन में जो पार्टी कार्यकर्ताओं का है उसमें इस विषय को हम लोग उठाएंगे। दूसरी बात, पेपर लीक का मामला जब चुनाव चल रहा था उस वक्त भी हम लोगों ने उठाया था, उसके बाद भी उससे संबंधित बहुत सारे मामले आए हैं। और गुजरात की धरती, साबरमती के संत
जिनको अभी हम लोगों ने देखा G20 के सम्मेलन में दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, तमाम देशों के प्रधानमंत्री वो आए तो उन्होंने बापू की समाधि पर नमन किया। ये भारत की पहचान है, ये गुजरात की पहचान है। गुजरात गांधी जी के नाम से जाना जाता है। गुजरात पूरी दुनिया में अगर अपनी सहिष्णुता, अपने भाईचारे, अपने अहिंसा के संदेश से जाना जाता है तो उस संदेश को भी हम लोगों को विस्तार देना है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात का दावा किया है कि हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे, और अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। दुर्भाग्य से हम लोगों ने अब तक एक संवेदना का ट्वीट भी प्रधानमंत्री जी की ओर से नहीं देखा। हम लोगों ने ये जरूर देखा कि G20 का जश्न और जुलूस निकाला जा रहा है। हमने ये भी देखा कि वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनावी रैलियों में बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम इतनी बड़ी घटना पे प्रधानमंत्री जी को अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और उनको निश्चित रूप से इस विषय पे पाकिस्तान को किस तरह से वो अपना जवाब देंगे इसको भी बताना चाहिए, क्योंकि जो अब तक की जानकारी आई है कि ये लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ एक संगठन है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। और ऐसे हमारे जाबाज अफसरों ने जान गंवाई है। क्या कहें बताइए आप। कर्नल मनप्रीत सिंह जी, उनके दादा 3 भाई थे, तीनों सेना में थे, उनके पिता सेना में थे, वो खुद सेना में कर्नल के पद पर थे और अंतिम बात उन्होंने अपने परिवार से की, मिशन पे हूं, बाद में बात करूंगा। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए छत्तीसगढ़ आया हूं। कहीं कंप्लेन आया है, कंप्लेन को लेकर जांच भी कराई गई है। 65,000 मैट्रिक टन से ज्यादा की गड़बड़ी सामने आई है। उसी आधार पर स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहीं पीयूष गोयल ने पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम बघेल पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम ने कहा कि पिछले समय भी केंद्र सरकार के अधिकारियों की टीम जांच करके चली गई, लेकिन आरोप लगाने हैं, उनकी बातों में दम नहीं है। तो पिछले बार 61 लाख प्रॉमिस किया, एग्री किया, फिर बाद में घटा दिया 58 लाख और अब तक 53 लाख ही दे पाए। और खुद का जो उनका लेटर है वो कहता है कि पैडी तो इस वर्ष और घटाए। ये दिखाता है कि कैसे भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से झूठ और फरेब से जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, असत्य जनता के सामने रख रहे हैं। जब वो कहते हैं कि केंद्र सरकार को हम कह रहे हैं आप 86 लाख मैट्रिक टन हम धान देंगे और केंद्र सरकार 61 लाख लेने को तैयार है। सच्चाई मैंने आपके सामने रखी। ना तो पैडी है, ना तो पैडी कम है पिछले वर्ष से, ना अभी तक वो पिछले वर्ष का ही जो अनुमानित था 61 लाख वो भी पूरा कर पाए। पीयूष गोयल आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, कह रहे हैं कि आप लोग बड़ा घोटाला करने जा रहे हैं, गड़बड़ी करने जा रहे हैं। पिछले साल का चावल जितना कोटा था वो कोटा अभी तक जमा नहीं किए हैं, इसकी जांच भी हमने कराई है। पिछले समय भी पूरी टीम, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की टीम आके जांच करके चली गई। क्योंकि अब चुनाव के समय ये आए हैं, केवल वो आरोप लगाने आए हैं और इसके अलावा कोई उनके बातों में दम नहीं है। क्योंकि सारी चीज हमने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है और सबको राशन पहुंच रहा है। जिन जिन राशन दुकानों में कहीं कमी खामी थी, राज्य सरकार स्वयं उसे संज्ञान लेते हुए उसमें कार्रवाई कर दी है। अब उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं तो केवल ये चुनाव के लिए आरोप लगा रहे हैं, इनकी स्थिति केवल यही है। उधर बिहार के मंत्री चंद्रशेखर के रामचरित में पोटेशियम सल्फाइड वाले बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान है, तो हमेशा लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मंत्री जी को अपने विभाग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नकारात्मक बातों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि सकारात्मक बातों पर चर्चा होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि उन्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं इस पर बिहार के ही मंत्री ने कहा कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बातों से किसी को, धर्म को ठेस नहीं पहुंचे। सभी संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान हो,
भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो हम लोग तो भाई हमेशा जो है इसका सम्मान करते हैं लोगों की भावनाओं का। मंत्री जी को अपने विभागों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन नकारात्मक बातों पर भी चर्चा मीडिया में नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक बातचीतों पर चर्चा होनी चाहिए। और शिक्षा विभाग में देश भर में इतनी ज्यादा बहाली नहीं निकाली गई, नौकरी नहीं दिया गया, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही मेन स्ट्रीम मीडिया में या नेशनल मीडिया में। क्यों नहीं हो रहा? और सारे शिक्षक जो है अब स्कूल जाने लगे हैं, अब इस पे भी चर्चा नहीं हो रही है। तो इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर। और अलग अलग प्रवचन देने के लिए भाई लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब सबों को शिक्षा मिलेगा तो वो खुद ही तय कर लेंगे कि भाई किसके लिए क्या गलत है क्या सही है। ये तो एक व्यक्तिगत लोगों से आस्था का जुड़ा हुआ सवाल है। तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए, इस सबको इग्नोर करना चाहिए। कि हम इस बात को मानने वाले लोगों में से है कि जो कोई धर्म को मानता है, जो किसी पुस्तक को मानता है, कोई रामायण को मानता है, महाभारत को मानता है, कुरान को मानता है, जो लोग मानते हैं, जिनकी जहां आस्था है उस पर कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं है। हम लोग समान विचारधारा के लोग हैं और जो लोग मंदिर में पूजा करते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, जो लोग गिरजाघर में पूजा करते हैं, जो गुरुद्वारा में मत्था टेकते हैं, सब लोग अपने अपने धर्म के प्रति सजग हैं और बहुत अच्छा ढंग से काम कर रहे हैं। उनके लिए मैं शुभकामना देता हूँ। ये जो धर्म है, ये मंदिर है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, ये आपस में एकता का संदेश देता है, आपस में मिल्लत का, भाईचारा का, प्रेम का संदेश देता है। और इस संदेश को बनाए रखने में हम सब लोग को कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। किस तरह से आप ध्यान लेते हैं उनका? नहीं, हम अपनी बात मैंने रखा, वो क्या कह रहे हैं मैंने उनको कहते हुए नहीं देखा। लेकिन किसी भी धर्म अवलंबी को हमारे बातों से ठेस नहीं पहुंचे, इसकी कोशिश हम सब करना चाहिए। तो क्या लगता है कि उनको भी कोई नसीहत देंगे इस तरह से बयानों से लगातार? अब हम क्या नसीहत देंगे? हम तो ये बात कहा कि भाई किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म में आस्था रखने वाले को हमारी बातों से, हमारी भावना से ठेस नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग देश के विकास से खुश नहीं हैं, वे संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इन लोगों को ऐसा करने की इजाजत दी है। संविधान कहीं भी नहीं कहा गया है कि किसी की भी धर्म को अपमानित करने का अधिकार है। चल मन वृंदावन, ब्रज की एक झलक भगवान कृष्ण के रूप के, मैं कह सकता हूं, एक 250 पेज की इस बुक में जो 150 फोटोग्राफ्स दिखाई गई, 50 आर्टिकल लिखे हैं, वो एक बहुत शानदार प्रयास है ब्रज को जन जन तक पहुंचाने का, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का। और हेमा जी ने बहुत मन के साथ अपने लोकसभा क्षेत्र की जलाकर सेवा की है। वहीं चल मन वृंदावन के माध्यम से ब्रज की भूमि की विशेषताएं, 84 कोस की यात्रा हो, अन्य मंदिर हो, वहां पर इतिहास के जुड़ी हुई वो सब बातें, ताकि लोग ब्रज के क्षेत्र में जाने से पहले वो जानकारियां प्राप्त भी कर सकें और इस कॉफी टेबल को बुक कर देखकर उनका मन वृंदावन जाने के लिए हो जाए। अगर आप देखेंगे 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकों का होना, ये तो मैं बड़ी बैठकों की बात कर रहा हूं, और हजारों विदेशी अतिथियों का आना, और जो संदेश वो लेकर गए कि भारत कितना विशाल है, भारत का इतिहास कितना पुराना है और कितना उपलब्धियों भरा है। और देखिए, मैं आज सुबह उदयपुर था, मैं श्रीनाथ जी के मंदिर वहां पर जाकर भी आया, नाथद्वारा में। उदयपुर में भी G20 के शेरपा की पहली बैठक हुई। वहां से लेकर अहमदाबाद से लेकर चेन्नई से लेकर कहाँ लेह लद्दाख कश्मीर से देश के हर कोने में मोदी जी ने अवसर। लेकिन साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में देश कैसे आगे बढ़ा, तो जो एग्जीबिशन लगी थी
वहां पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उसका प्रदर्शन, लेकिन पेमेंट डिजिटल पेमेंट का उससे किया गया। साथ ही साथ डिजिटल इंडिया इमर्सिव एक्सपीरियंस वो देखने को मिला। फिर डिजिटल करेंसी आरबीआई का जो इनिशिएटिव है उसको जनता तक पहुंचाने का काम, और डिजिटल पेमेंट जो भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है वो दिखाया। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अगर कहें तो भारत है, उसका भी एक छाप दुनिया तक छोड़ने का। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कई जिलों के जिलाध्यक्ष के तबादले किए हैं, जिसके साथ ही संभल में बीजेपी ने एक नए जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू को बनाया है। इसके बाद जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूलों से स्वागत किया। वहीं उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का भी भरोसा दिया है। साथ ही कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में संभल में बीजेपी की हार के बावजूद सरकार द्वारा संभल को मेडिकल कॉलेज जैसी विकास किया गया है, ये उपलब्धि है। तो खबर सिद्धार्थनगर के लोटन थाना क्षेत्र से, जहां अवैध मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। दरअसल एसडीएम ललित कुमार मिश्रा ने पुलिस बल के साथ खेती की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, रोहित हत्याकांड के मुख्य आरोपी परवेज के परिवार ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध घर को गिरा दिया है। तो सिद्धार्थनगर का ये मामला है, जहां पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अवैध मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। खेती की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसके चलते प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जमींदोज कर दिया है। खबर कन्नौज से, जहां अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व टीम और पुलिस कंपनियों पर हमला हो गया। ये खबर कन्नौज की है। दरअसल बिना किसी तैयारी के गई टीमों पर अवैध कब्जेदारों ने कार्रवाई जताया है, विरोध जताया है। राजस्व और पुलिस टीम को डंडे और ईंटों से हमला कर दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गुरसागंज के गुडिया खेड़ा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां कन्नौज का ये अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर लोगों ने हमला कर दिया है। कब्जेदारों ने राजस्व टीम पर और पुलिस को जमकर पीटा है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये तस्वीरें, ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। कन्नौज का ये मामला बताया जा रहा है, जहां डंडे और ईंटों से हमला किया है कब्जावरों ने पुलिस और राजस्व टीम के। तो सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई उमेश शर्मा काऊ जी और आज के कार्यक्रम के सूची भारती इन्होंने आप सब। तो देहरादून में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। युवा दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई आला अफसर भी मौजूद हैं। युवा संकल्प दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है देहरादून में। इस कार्यक्रम में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम मौजूद हैं। तो सीधे तस्वीरें आपको देहरादून से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
तो कार्यक्रम में युवा संकल्प दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें, आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन भी है। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ता बड़े हर्षोल्लास के साथ पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन मना रहे हैं। आपको बता दें, अभिनंदन समारोह का भी आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। देहरादून से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड में कई कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। रक्तदान दिवस का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, युवा संकल्प दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। इसके साथ ही तमाम नेतागण भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीधी तस्वीर आपको देहरादून से साझा कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। देहरादून में अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो देहरादून में युवा संकल्प दिवस के अवसर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का यह आयोजन देहरादून में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम धामी समेत अन्य नेतागण भी मौजूद हैं। ये कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया गया है। तो आपको बता दें, आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। जिस आप सुन रहे थे देहरादून से पुष्कर सिंह धामी को। इस दौरान वो युवा संकल्प दिवस पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर, रायबरेली में लालगंज कानपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां खड़े वाहन पर ट्रक में एक कार ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायल बच्चों को लखनऊ रेफर किया गया है। बता दें, मृतक परिवार उन्नाव से सालौन थाना इलाके स्थित मामा के घर जा रहा था, तभी यह रास्ते में दर्दनाक हादसा हुआ है। तो भीषण सड़क हादसा हुआ है, 3 की मौत हो गई, 2 बच्चे भी घायल बताए जा रहे हैं। रायबरेली का यह मामला बताया जा रहा है, जहां खड़े ट्रक से एक कार टकरा गई, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हो गया है। इस हादसे में 3 की मौत हो गई है। वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लालगंज कानपुर मार्ग पर ही भीषण दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। ये परिवार मामा के घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ये भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमोदरा के जेत थाना क्षेत्र NH 19 पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित कार कैंटर से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल अलीगढ़ के रहने वाला परिवार कार में बैठकर शनिदेव मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे, तभी देर रात अनियंत्रित होकर कार अचानक ट्रक में जा घुसी, जिससे ट्रक के चालक समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मथुरा का NH 19 पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोग की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल ये परिवार शनिदेव मंदिर के दर्शन करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ये सड़क हादसा हो गया, जिसके चलते 3 लोग की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 2 लोग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिला अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है। देवरिया के जमघटा क्षेत्र गांव में बच्चा समझाकर ग्रामीणों ने साधु की जमकर पिटाई करी, जिसके बाद मौके पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देवरिया का ये मामला बताया जा रहा है। बच्चा चोर समझकर साधु की पिटाई का ये मामला सामने आया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने साधु की जमकर पिटाई की है। तो वहीं मौके पहुंची पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। ये मामला देवरिया का बताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने साधु की जमकर पिटाई करी है। बच्चा चोर समझकर लोगों ने को शक हुआ, जिसके चलते ग्रामीणों ने स्थानीय लोगों ने साधु की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पहुंची पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है। देवरिया का यह मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।